यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड, दिस इज अभिषेक पांडे। वेलकम टू साइंस बाय खान सर यूट्यूब चैनल। आप सभी बच्चों का स्वागत है साइंस बाय खान सर यूट्यूब चैनल में। और पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए आज टॉपर फैक्ट्री जो है वो आपके लिए ही है। और मुझे लगता है कि अभी तक जितने भी क्लासेस आपने किए होंगे हम लोगों द्वारा, जो भी पढ़ाया गया वो सब समझ में आया होगा, बेहतरीन अंदाज में पढ़ा होगा। ये जो हम लोग टॉपर फैक्ट्री लॉन्च किए हैं, एक्चुअल में ये टॉपर बनाने के लिए अग्रसर करेगा आपको। और मैं बता रहा हूं, अग्रिम हमारे टीम की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं आपके आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए रहेगी। और हमारा साथ, आपका सहयोग पूरा बेहतरीन रहेगा, जिससे हम लोग आगे चल के एक ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे हर तरीके से। तो टॉपर फैक्ट्री जैसा नाम है टॉपर, तो टॉपर की पूरी स्ट्रेटजी, पूरा कमाल, यानी कि टॉपर बनने के लिए क्या क्या गाइडेंस होनी चाहिए, किस किस मुद्दों पे ज्यादा बात होनी चाहिए, उन सभी टॉपिक्स को हम लोग इस सीरीज में सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम लोग चलना शुरू करेंगे। यानी टॉपिक बाय टॉपिक लेक्चर्स के थ्रू ये प्रोवाइड आपको की जाएगी बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन फैकल्टी के साथ। तो ठीक है, इसी के साथ मैं थोड़ा सा कोटेशन आपके लिए रखूंगा और ये क्लास स्टार्ट करूंगा। मेरे साथ काफी सारे बच्चे जुड़े हैं। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर फील विद कनेक्टेड। ठीक है, हाँ, तो स्टार्ट किया जाए क्लास। उससे पहले, जो पाया वो कम नहीं, जो पाया वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, जो पाया वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, जो मिलेगा सिर्फ वह एक ख्वाब है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, और जो अभी पाया वही लाजवाब है, जो अभी पाया वही लाजवाब है। तो आपने क्या पाया? टॉपर फैक्ट्री पाया, और टॉपर फैक्ट्री आपके लिए लाजवाब है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ आज हम लोग इस क्लास को शुभारंभ करेंगे। और ज्यादा ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जो भी टॉपर बनने के सपना रखे हैं या जो चाहते हैं कि आगे चल के वो अग्रिम समय में बेहतरीन तरीके से स्कोर करें और आगे बढ़े, उन सभी बच्चों के लिए क्लास है। और आज हम लोग पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ओल्ड एनसीईआरटी से पहला चैप्टर, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, जिसका इंट्रोडक्शन क्लास है। और वाकई में ये क्लास नहीं है, पूरा का पूरा डिटेलिंग है। जो भी बच्चे अभी तक 12th में आ गए और वो सोच रहे हैं कि हमने केमिस्ट्री का सी भी नहीं पढ़ा, वो क्लासेस उनके लिए हैं। यानी जो भी बच्चे शुरुआत से चाहते हैं कि हमें पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिले, हम पूरा का पूरा टीचर से समझें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करें, तो वो सब के लिए है बेटा। और पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बेहतरीन समझने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट में साथ। तो सभी लोग फटाफट से आ जाइए और ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि क्या चीजें रहने वाली, सब बोर्ड के लिए, इसमें कोई बट नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए जेई का मेंस, जेई का एडवांस, जेई के एडवांस से कोई सिलेबस रिडक्स नहीं किया गया। जेई के एडवांस में अगर आप देखोगे तो उसमें पूरा का पूरा सिलेबस रहता है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, जितना है प्रॉपर्ली गाइडेंस के साथ ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करता है। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए बेटा, सब लोग तैयार हैं, काफी बच्चे हमारे साथ तैयार हैं। चलिए बेटा, तो पहला चीज, जब भी कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो हमें, क्योंकि हमने बोला कि हमारी टीम द्वारा आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है, तो इस चैप्टर्स में हमें ओवरऑल किस पे फोकस करना है, किस पे नहीं फोकस करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इन सभी पहलुओं पे हम आज ये बात करेंगे। और ये टॉपिक्स बाय टॉपिक्स डिस्कशन कर रहे हैं कि पहले क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, पहले बेसिकली बता दें कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉन्डिंग फोर्स, यानी विभिन्न बल जो है वो आबंध के आधार पे हम ये देखेंगे कि आकर्षण बल कैसा है, बलों के आधार पर चीजें देखेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, प्रिक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन, एमार्फस सॉलिड, ये सभी देखेंगे। फिर हमारे पास यूनिट सेल आएगा, जो कि इन द 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, 3D और 2D के लिए। अब आधे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। तो बेटा देख लो, मैं आपको बार बार बोलता रहा हूं कि 2D और 3D देखने में आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। जब भी हम सरल भाषा में बता देते हैं कि हम अपने आंखों को मत्थे से नीचे देख रहे हैं ना, हमारी आंखें 2D देखती हैं, 2 डायमेंशन देखती हैं, जिसे लेंथ और ब्रेंथ देखता है, हाइट नहीं देख पाती। ठीक है, लेकिन इसी जगह पे आपने सांप को देखा होगा, रेंगते हुए सांप को देखा होगा, सांप की आंखें सिर पे होती हैं, इसीलिए वो 3 डायमेंशन देखता है। जिस किसी भी जानवर की आंखें या कीट की आंखें सिर पे होंगी वो 3D देखेगा। इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूं, हमारे हिंदू धर्मों में
जो शिव जी हैं उन्हें त्रिकालदर्शी, त्रिदेव, ऐसे त्रिनेत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनकी आंखें सिर पे हैं, बीच में मत्थे पर। तो सिर पे जब भी जिनकी आंखें, मत्थे पर जिनकी भी आंखें होंगी, वो 3 डायमेंशन देखेंगे, उसे लेंथ, ब्रेंथ और हाइट सब दिखेगा। तो ओवरऑल 3D का मतलब सर ये, और 2D का मतलब सर ये, यही बात याद रखना। और ये सब टॉपिक हम लोग देखेंगे, क्या होता है 1 डायमेंशन, क्या होता है 2 डायमेंशन, क्या होता है यूनिट सेल, इन सब बातों पे बहुत ही अच्छे से बात करेंगे हम लोग, और कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास वही चीज है, एक कोड़ी यानी एकक कोष्टिका देखेंगे, द्विविमीय और त्रिविमीय जालक में हम संबंध भी देखेंगे, बहुत मजेदार से समझ में आएगा। मुझे लगता है कि अभी जो मैंने बातें बताई हैं वो दिमाग में हिट किया होगा, और आपके दिमाग में कभी भी वो चीजें खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, ओके ओके सर। चलिए, तो फिर हमने बात करनी चौथे पॉइंट में, हम डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बात करेंगे, एकक कोशिका घनत्व। तो फिर हमें पैकिंग इफिशियंसी पढ़नी है, पैकिंग इन अ सॉलिड, ये वाइटल्स यानी कि हमें ये पढ़ना है, रिक्तिकाएं पढ़नी है, ये हमें याद रखना, वाइट्स पढ़ने हैं, और ये चीजें बहुत जरूरी है। 6 नंबर पे आएगा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल, यानी पॉइंट्स डिफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग, यानी प्रति एकक कोशिका परमाणुओं में संख्याएं, यानी बिंदु दोष भी पढ़ेंगे कि या बिंदु दोष क्या होते हैं। ठीक है, इन सभी पे बात करेंगे। फिर 7वें पे हम बॉन्ड थियरी पढ़ेंगे, जिसमें बंध सिद्धांत कहते हैं, मेटल्स की बॉन्ड थियरी, सेमीकंडक्टर समय, यानी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, चालक अचालक, ये सब चीजें देखेंगे। और 9वें पॉइंट पे हमें एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये क्या होता है, इन सब के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो टॉपिक हम लोग का है, जिसे आप जानते हो मैटर, ये सबसे प्राइमरी टॉपिक्स है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा बोल सकता है कि सर हम मैटर को नहीं जानते, यानी सर हम द्रव्य को नहीं जानते, हम सर पदार्थ को नहीं जानते। ये बेटा क्या है, इसे बोलते हैं बेटा द्रव्य, यानी पदार्थ बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो कहते हैं ना कि मैटर क्या होता है बेटा, ऐसा कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो तथा वो आयतन घेरता हो, जिसमें भार होगा, वो अपने आप में क्या होता है, मैटर कहता है। कहता है मैटर कैन बी ऑक्यूपाई स्पेस कवर्ड इन मास इज आल्सो नोन एज मैटर, यानी जो भी चीजें जो जगह घेरती हो। ठीक है, जैसे हमारे पास एक रिमोट है, इस रिमोट में भी जगह घेरने की क्षमता है, तो वो हमारे पास द्रव्य है। द्रव्य के कई सारे प्रकार होते हैं। अगर हम बात करें ठोस, मेनली जो बहुत जरूरी है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें सर, तो एक छोटा सा आपके पास एक छोटा सा क्लिप है, उसे आप देख सकते हो, आपको समझ में भी आएगा। ये हमारे पास सॉलिड है, ये हमारे पास लिक्विड है, और ये हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, यानी सर सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैसियस। देखो गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर घूम रहे हैं, ये द्रव है और ये ठोस। हमें पढ़ना क्या है इसमें, हमें पढ़ना है बेसिमन ठोस अवस्था। तो हम बात करेंगे ठोस के बारे में। अगर हम ठोस के बारे में बात करें तो हम क्या देख पा रहे हैं बेटा, कि जो ठोस होता है, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, जो ठोस होता है उसकी एक निश्चित आकार और आयतन देखने के लिए मिलता है। अंतराणु आकर्षण बल भी बहुत ही कम होता है। यहां देखिएगा, यहां मैंने वर्ड भी लिख दिए हैं। डिफरेंट शेप रहेगा, ध्यान से सुनिएगा जो आपकी बताना है, क्योंकि आगे चीजें ये पढ़े हो, मुझे लगता है ये कर लोगे आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो यहां देखेंगे वह डिफिनिट शेप रहेगा, डिफिनिट वॉल्यूम रहेंगी, और डिफिनिट जो है वो आपको मासेस देखने के लिए मिलते हैं, यानी एक प्रकार के एक निश्चित, निश्चित समझते हो, एकदम फिक्स सर। ओके ओके, समझ में आएगा सर, यानी कि हम बोल सकते हैं सर निश्चित, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे सर निश्चित, ध्यान समझिएगा। ठीक है, फिक्स बोल सकते हैं बेटा, फिक्स, क्योंकि फिक्स बहुत सटीक चीज है। ठीक है, फिक्स क्या होती है बेटा, फिक्स्ड, फिक्स्ड होता है इनका, इनका वैल्यू फिक्स होता है, यानी इनका आयतन जो होता है बेटा वो भी फिक्स है। अब ऐसा थोड़ी ना कि आज को मैंने ईंट छोड़ के गए थे, कल को ईंट अलग हो गया, ऐसा होगा तो इमारतें गिर जाती। क्लियर, ओके, हाँ अच्छा ठीक है, ओके बेटा, सब हिंदी इंग्लिश दोनों रहेंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, क्लियर हो रही बात, समझ में आया सबको? अच्छा, सॉलिड, लिक्विड, गैस समझ में आ गया कि नहीं आया? सबको समझ में आ रहा है ना बेटा? ठोस, द्रव और गैस ये सबको पता होगा। तो हम बात कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, तो हम बात करने वाले हैं ठोस के बारे में, यानी सॉलिड के बारे में। क्लियर? हाँ, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसका नोट्स कहाँ मिलेगा? इसका नोट्स आपको मिलेगा साइंस बोर्ड एग्जाम बाय खान सर एप्लीकेशन में आप जाएंगे तो वहां मिलेगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से
जो कि पिन में है। आप जब अबाउट सेक्शन में जाते हैं इस चैनल के, तो उसमें साइड में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल रहा है, उस व्हाट्सएप के लिंक में जाकर के वहां से आप, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साइंस बाई खान सर व्हाट्सएप चैनल को। वहां पर इसका नोट्स मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारे ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं बोर्ड एग्जाम बाई खान सर एप्लीकेशन, प्ले स्टोर में जाकर के वहां भी आपको ये मिल जाएगा, मतलब सब चीजें मिलेंगी, ठीक है। ओके सर, तो ठोस, द्रव और गैस होता है। मैटर चीजें अलग हैं, ठोस द्रव गैस चीजें हम समझ में आ गई होंगी सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर, जो बताने वाले हैं सर उसके बारे में बात कीजिए। तो हम बात करेंगे, ठीक है, फिलहाल इनको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्लियर रहे सर क्या पढ़ा रहे हैं। चलो आगे आ जाओ, ठीक है। तो अभी हमें क्या है ना, बेसिकली बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। कुछ कुछ बातें सर लिख के लाए आपके लिए, कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी सर ने। सर ने बताया कि हमारे पास एक ब्रह्मांड होता है। ब्रह्मांड में कोई भी वस्तुओं की जो पाए जाने की प्रवृत्ति होती है वो एक मैटर फॉर्म में होती है, यानी द्रव्य फॉर्म में, पदार्थ फॉर्म में या द्रव्य फॉर्म में होती है। द्रव्य समझना, द्रव्य, द्रव नहीं है बेटा, द्रव्य है ये, क्लियर, फॉर्म में होती हैं, या एक विकिरण या ऊर्जा, रेडिएशन या एनर्जी के फॉर्म में होती हैं, ठीक है, रेडिएशन या एनर्जी के फॉर्म में होती हैं। तो आज क्योंकि पहली क्लास है तो इंट्रोडक्शन करेंगे, बाद में हम चीजें जो इसके लिए कॉर्डिक्स रहेंगी वो सब चीजें पढ़ेंगे, हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जो भी बच्चे अभी तक फटाफट से जुड़े हैं तो वो फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि बार बार मैंने ये बात कही है, मुझे लगता है ये बात आपको समझ में भी आ गई होगी। विद्या धन ऐसा धन है जो दोनों हाथ लुटाएगा, दिन दोगुनी रात चौगुनी ये धन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए इस धन को बढ़ाइए और ज्यादा ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। अगर हम पदार्थ यानी पदार्थ का वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करें, तो उसमें दो तरीके से मिलेगा। एक भौतिक वर्गीकरण मिलेगा यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन मिलेगा यानी रासायनिक वर्गीकरण। अगर हमने भौतिक गुणधर्म के हिसाब से देखें तो इसमें आता है ठोस, तरल जिसे द्रव बोलते हो, और आता है प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन गैस, यानी ठोस, द्रव, और उसके बाद तरल में देखोगे, अच्छा फ्लूइड में देखोगे तो फ्लूइड मतलब होता है तरल। बहुत आसान से शब्दों में देखोगे तो समझ में आ जाएगा बेटा, और बहुत आराम से समझोगे। यानी ठोस होता है बेटा, और होता है तरल, और एक होता है प्लाज्मा, और एक होता है बीईसी जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। इनके बारे में भी बात करेंगे हम अभी फिलहाल। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ठोस होता है बेटा, वो ठोस कितने प्रकार के हो सकते हैं सर? वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड हो सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में आयनिक ठोस, संयोजन ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस देखने के लिए मिल सकता है सर। और अगर आप इनमें भी टुकड़े करोगे आणविक ठोस के, तो आणविक ठोस ध्रुवीय होगा, अध्रुवीय होगा, हाइड्रोजन आबंध होगा। और जैसा मैंने धात्विक ठोस के बारे में बात किया, तो सर धात्विक ठोस भी अपने आप में बन सकता है सर। क्या हो सकता है? धातु होगा, ठीक है, ओके, धातु होगा और उपधातु होगा, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग देख सकते हैं, इसमें कोई बट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहां क्या होगा? उपधातु होगा, ये सभी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक। और अगर आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा इधर आकर के, तो मैंने कहा रासायनिक वर्गीकरण के आधार पे तो आपको शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। समांगी, इसमें शुद्ध पदार्थ में समांगी, और इसमें देखेंगे तो विषमांगी, ठीक है। अगर आप देखेंगे तत्व यौगिक, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, ये सब पुरानी बातें होंगी। मुझे लगता है धीरे धीरे पढ़ते 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 आपको ये समझ में सब आ गया होगा। नहीं, नोट्स बनाना, देखो आपको नोट्स सब मिल जाएगा, आपको इनफ है, आपके पास इनफ नॉलेज रहेगा। और मुझे लगता है कि इतना सारा नॉलेज के पास आप सफर कर पाओगे, वो बहुत बेहतरीन रहेगी, ठीक है। तो ये सब चीजें ओवरऑल मैपिंग थी, मुझे लगता है ये धीरे क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है सर। इन सब के बारे में डिटेल में देखेंगे हम लोग, ठोस के बारे में ज्यादा, क्योंकि हमारा मेन टास्क इस ठोस पे है, तो हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। ओके सर, चलिए आ जाइए। तो हम बात करेंगे सर मैटर में उपस्थित ठोस के बारे में, यानी ठोस अवस्था के बारे में। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है मैटर का। अगर हम मैटर की बात करें, यानी पदार्थ की बात करें, द्रव्य की बात करें, तो द्रव्य जो हमारे लोगों का होता है, यानी कि मैटर जो होता है, उस द्रव्य के बारे में अगर हम बात कर लें, तो द्रव्य जो होता है बेटा, वो कई प्रकार से होता है भौतिक गुणों के आधार पर। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो होता है, बोस
ठीक है, सत्येंद्र बोस थे और उसके बाद आइंस्टाइन थे, उन दोनों के द्वारा ये डिस्कवरी की थी। बाद में जाकर के कॉर्नवालिस और कई सारे साइंटिस्ट 2001 में इसके बारे में पुष्टि करते हैं और बताते हैं कि पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था होती है। और साथ ही साथ छठवां जो है उसे बोलते हैं फेरोमोनिक कंडेंसेट, फेरोमोनिक कंडेंसेट, और एक आता है एंटी फेरोमोनिक कंडेंसेट। फेरोमोनिक कंडेंसेट, एंटी फेरोमोनिक कंडेंसेट पे अभी भी काम हो रहा है, यानी कि ये जो है आपके पास वो धीरे धीरे वर्किंग पीरियड में है। ये लोग क्या है ना, इस पे वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि ये वर्किंग पीरियड में है। लेकिन अगर आप इसे देखोगे तो ये आपका प्रिसाइज कर दिया गया, लोग जानते हैं इसके बारे में, बढ़िया से जानते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था होती है, जो पदार्थ है उसकी सबसे गर्म अवस्था होती है प्लाज्मा। मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो स्पार्किंग को समझ सकते हो। एक तार को दूसरे तार से जोड़ोगे तो बीच में स्पार्किंग होती है ना, बीच में, तो जो आपको दिखता हुआ दिखेगा वो आपका प्लाज्मा है। या सरल भाषा में आपको समझाएं, आपका जो खून होता है वो प्लाज्मा स्टेट में होता है, ठीक है, ब्लड जो है वो प्लाज्मा स्टेट। जो सूर्य है वो आपका प्लाज्मा स्टेट में दगता हुआ गोला होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भी हीलियम गैस में बाद में कन्वर्ट होता है। तो ओवरऑल आपको जो मैं बता रहा हूं बेटा, वो ये बताना चाहता हूं कि प्लाज्मा पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था होती है और ये ठंडी अवस्था होती है। और बेटा फेरोमोनिक कंडेंसेट इन दोनों अवस्थाओं को एग्जिस्ट करता है, इन सब पे काम हो रहा है। इसीलिए इन सब पे काम हो रहा है, तो इसके बारे में बातें हमें उतनी नहीं करनी है, हमें मैक्सिमम पढ़ना है ठोस पर, ठोस पे फोकस करना है। तो हम ज्यादातर कोशिश करेंगे ठोस पर, बट आपको पूरा का पूरा ये समझाने के लिए मैंने एक मैप रखा है। और मुझे लगता है अगर ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, प्रीवियस क्लासेस में आपने 9th वगैरह में पढ़ा होगा, बट मेरा ये मानना है कि आप क्या पढ़े, मैंने यही बोला ना, क्या पढ़े उससे क्या लेना देना। मैंने शुरू का जो कोटेशन लिखा था वो मैंने वही बात बोली थी आपके लिए कि आपने क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या जाना, डो नॉट मैटर, उससे कोई हमारा लेना देना नहीं। लेकिन अभी से शुरुआत आपने की है और आगे चल के टॉपर बनने के लिए कगार पे आप हैं, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर टॉपर बनना चाहते हैं तो उन सभी बच्चों के लिए क्लासेस रहेगी जो एकदम कम से कम जानते हैं और वो हायर लेवल तक पढ़ेंगे। मतलब जिनको ऑर्गेनिक में भी इतनी दिक्कतें होती है, ऑर्गेनिक कठिन चीज होता है, फिजिकल तो देख देख कर समझ में आ रहा चीजें हो रही, ऑर्गेनिक भी इतने टॉप लेवल तक पढ़ेंगे कि आपको क्या बताएं, यानी वही चीजें हैं, सबके लिए कॉन्सेप्ट ये रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यस बेटा, चलो ये कोई दिक्कत नहीं, अपने आप में समझ सकते हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्लियर, ओके। चलिए तो अब हम बात करेंगे बेटा, बहुत ध्यान से समझना, जो मैटर होता है यानी कि जो पदार्थ होता है बेटा, उस पदार्थ को अगर आप ध्यान से देखेंगे, उसी के बारे में सर ने बताया कि अगर ठोस के बारे में सर बात करने लगे, ऑलमोस्ट सिर्फ सर ठोस के बारे में बात करें, सॉलिड के बारे में बात करें, सर सॉलिड क्या है, तो आपको यह देखने के लिए मिलेगा कि बहुत ज्यादा चीजें नहीं होगी, हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना, हमें उतना जाना जिसने हमारा काम चले, ठीक है, लेकिन हमें यह भी समझना है कि हमें चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो सर। ठीक है, तो मैंने यही बताया है कि सर पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन, आकृति दोनों निश्चित हो, फिक्स हो, ठीक है, वो ठोस होता कहलाता है। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, नमक, चीनी, ये सभी के सभी ठोस है, क्लियर, ये सब ठोस है बेटा। ठीक है, तो मैंने यही लिखा है कि ए स्टेट्स ऑफ मैटर दैट हैव बोथ डिफिनिट वॉल्यूम एंड शेप इज कॉल्ड सॉलिड, सच एज डायमंड, हमारे पास ग्रेफाइट, साल्ट एंड शुगर, ये सभी आपको देखने के लिए मिलेंगे। सर इसका मतलब क्या है सर? सर इसका मतलब ये है बाबू कि जो ठोस होता है, कोई भी चीज ठोस अगर है, मान लो आपने सपोज करो आपने घरों में कभी ना कभी लूडो खेला होगा, तो लूडो में आपने खेला होगा तो ऐसे आपने देखा, या शकुनी को पासा फेंकते हुए देखा होगा, तो वो पासा फेंकता था ऐसे ऐसे करके, तो कहता था लो उठा लो, अब तुम जाना। तो ऐसे कहने का मतलब जो अपने पास डाइस है यानी जो पासे हैं, उन्हें जब आप ऐसे फेंकते हो तो उसमें आपको 6 आता है, तो आपका कहते हैं घर खुल गया, आप चलो आगे बढ़ते रहते हैं। तो वो जो आपको देखने के लिए मिल रहा है बेटा वो ठोस आकृति का है। तो वहां पर क्या है ना, उसका जो आकार है वो निश्चित है, और सर आयतन जो है वो भी निश्चित है, यानी जितने आयतन का होना चाहिए उतना आयतन निश्चित है। यानी सपोज करो सर हमारे पास एक फोन है, तो फोन का भी आकार, आयतन निश्चित है, सब निश्चित है, एकदम क्लियर। ठीक है, तो ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और सर ये जो बातें बताना चाहते हैं ये बहुत बेहतरीन बातें हैं, सर ने जो बातें बतानी है, ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है बेटा। और अगर इस चीज को समझोगे तो आपको समझ में भी आएगा कि सर क्या बताना चाहते हैं। सर ये बताना चाहते हैं कि देखो भैया, जब किसी ठोस को, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, आपके पास कोई ठोस है यानी सॉलिड है, ठीक है, जब कोई सॉलिड है, उस सॉलिड को आपने क्या किया बेटा, आपने उसको गर्म किया, आपने उसको गर्म किया। जब किसी ठोस को गर्म किया, वो बिना लिक्विड में बदले, बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो गया, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वापातन।
क्या बोलते हैं बेटा, ऊर्ध्वापातन। ठीक है, तो वो सीधे सीधे किस में बदल गया, गैस में बदल गया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बोला जाता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। ठीक है, ऊर्ध्वापातन। तो ऊर्ध्वापातन कहते हैं बेटा। अगर मैं आपको समझाऊं बेटा तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। हमारे पास नौसादर होता है NH4Cl, जिसे नौसादर बोलते हैं, ये सॉलिड में होता है, ठोस अवस्था में होता है। जब इनको हमने गर्म करना स्टार्ट किया तो जैसे ही आप इसे गर्म करते हो ये सीधे बदलता है NH3, जो कि सॉलिड सॉरी गैस में होता है, सरल भाषा में बताता हूं, और प्लस हमारे पास HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी हमारे पास एक अमोनिया गैस होती है सर। ओके, क्लियर। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे ये सॉलिड है यानी ठोस है। ठोस से क्या बनेगा सर, एक प्रकार का अमोनिया गैस बनेगा, और क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक गैस बनेगा। यानी अपने आप में ये जो ठोस है उससे ये सीधे गैसियस रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस चीज को, प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, जिसे बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। लेकिन जब यही चीज प्रोसेस उल्टा होने लगे, हम इन्हें कोल्ड कर दें, कोल्ड करना शुरू करें, यानी सर इसे कोल्ड कर दें, तो जब इसे हम कोल्ड कर देंगे, एक बच्चा लिख रहा है सर कपूर होगा, बहुत सारे एग्जांपल है बेटा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्या, समझना ध्यान से, अगर ये इस प्रोसेस को उल्टा कर दें तो ये बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिट हो गया बेटा, डिपोजिट हो गया, यानी जहां से आया वहीं पर डिपोजिट हो गया, तो इसे बोलते हैं डिपोजिशन। और मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो ऊर्ध्वापातन के एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो सर बहुत सारे रहेंगे। इसके लिए आपको याद होगा सर, कर्पूर होता है, कर्पूर होता है यानी कपूर होता है, और आपने देखा जो हमने बताया सर अमोनियम क्लोराइड, ये भी होता है सर। और आपकी नेप्थलीन की बॉल आती है, नेप्थलीन की गोली आती है, क्या आता है, नेप्थलीन, भूला नहीं सर, नेप्थलीन। और जो नेप्थलीन होता है बेटा वो दो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे दो बेंजीन के स्ट्रक्चर से बनता है नेप्थलीन का बॉल। सर नेप्थलीन का बॉल क्या होता है, आपको नेप्थलीन के बॉल के बारे में बताए ना, आपको सिंपल समझ में आएगा सर। कहाँ होता है, आपने घर में देखा होगा, अलमीरा जो होता है, अलमीरा में जैसे ही कपड़े रखते हैं तो उसमें सफेद सफेद बॉल रखी जाती है, सफेद सफेद कलर की। और सफेद सफेद बॉल को रखा इसलिए जाता है कि बिकॉज उसमें झींगा वगैरह या जो भी झींगुर वगैरह या जो भी जो कीट हैं वो कपड़ों को नुकसान ना पहुंचाए, उसकी गंध होती है। अगर उससे भी गर्म करोगे तो सीधे वो गैस में जाएगा, लिक्विड में नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए काफी हेल्पफुल होती हैं, वो ध्यान से समझना होगा। मैंने यही बताया है, जब किसी ठोस को किसी गैस में बदलोगे, किसी गैस में बदलोगे आप, तो उस प्रोसेस को बोलना सब्लिमेशन, और जब डिपोजिट कर दोगे तो बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, और मैंने अब बताया कि जब किसी ठोस को आपने सीधे लिक्विड में बदला सर, ठोस को लिक्विड में बदला, ठोस को द्रव में बदला, जब किसी ठोस को द्रव में बदलोगे सर तो उसके बाद होता है फ्यूजन। ठीक है, फ्यूज हो जाएगा सर। ठीक है, ठोस को द्रव में बदलोगे तो फ्यूज हो जाएगा। और अगर इसको फिर से इसमें आएंगे तो बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, यानी ठोसीकरण बोलते हैं। ठीक है, ठोस बना रहे हो आप उसे ना। और अगर आपने किसी, आप सिंपल वर्ड समझ सकते हो, अगर किसी लिक्विड को आपने सीधे वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो लिक्विड कोई यानी कोई द्रव अगर हमारे पास, वो किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, गैस में कन्वर्ट हुआ, तो वो कैसे बना होगा, वो वाष्प में कन्वर्ट हुआ होगा, तो उसे बोलते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, वेपराइजेशन, जिसे बोलते हैं वाष्पन, वाष्पन याद रखना। ठीक है, वाष्पन की क्रिया कहते हैं। और जब यही चीज इसमें आ जाए, यानी गैस में बना हुआ चीज फिर से द्रव में आ जाए, तो इसे बोलते हैं कंडेंसेशन, यानी कंडेंस कर दिया, संघनन बोलते हैं बेटा। इसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। और कंडेंसेशन का मतलब होता है सर संघनन, यानी संघनन की क्रिया हमने इसमें कर दी है। और इन सभी प्रोसेस से हमें यह पता चलता है कि जो ठोस है उनके साथ जुड़े हुए द्रव हैं, उनके साथ जुड़े हुए गैस हैं, ये अपना बिहेवियर धीरे धीरे चेंज करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि हम ठोस हैं, और बताते रहते हैं कि हम द्रव हैं, और बताते रहते हैं कि हम गैस हैं। और इन्हीं प्रोसेस के थ्रू ठोस द्रव में, द्रव गैस में, गैस स्रोत में, ऐसे ऐसे कन्वर्जेशन चलता रहता है। और यही क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करते रहते हैं। क्लाइमेट चेंज यानी वातावरण को भी ऐसे ही कंट्रोलिंग होती रहती है। तो ये आपको पूरा प्रोसेस सर ने बताया, और ये बताया बेटा कि जो ठोस होता है वो उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। सर इसके बाद जो हमें पढ़ना है, अब हम टॉपिक पे आ जाएंगे। मेन टॉपिक हम लोगों का अब रहेगा, वो चीजें समझनी है, मेन टॉपिक हम लोगों का एक्चुअल में। ठीक है, यानी अभी तक जो टॉपिक आपने पढ़ा उससे जरूरी महत्वपूर्ण टॉपिक ये है बेटा जो आप पढ़ोगे अब। क्लियर, ओके। हाँ चलिए बेटा, बहुत अच्छे। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे बेटा।
क्लियर। तो यहां पर देखोगे ना, ठोस का जो है अवस्था के सामान्य अभिलक्षण, यानी ठोसों में हमें चेंज देखने के लिए मिला है, यानी द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, यानी सॉलिड यानी ठोस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिलेगी। हाँ, कई सारे बच्चे कह रहे हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन समझ में, कर्पूर होता है, कपूर, और कर्पूर का स्ट्रक्चर भी सर ने बताया है, उसके आईपीएससी नेम को भी सर ने बढ़ा दिया है आपने, तो वहां से आप चीजें देख पाओगे आराम से, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात विशेष नहीं है, मुझे लगता है हर चीज आप क्लियर कर पा रहे होगे, ठीक है बेटा। चलो, तो अगर मैंने बताया ठोस के अभिलक्षण के बारे में, तो पहला पता चलता है कि वे निश्चित द्रव्यमान, आयतन एवं आकार के होते हैं, यानी इनका निश्चित द्रव्यमान होता है, फिक्स इनके पास क्या होता है, अगर ध्यान से देखोगे तो इनका द्रव्यमान जो है वो भाई निश्चित ही होता है, ठीक है। और आयतन और आकार ये सब होता है, लेकिन द्रव में ऐसा नहीं होता है, द्रव में कुछ अलग रहता है, द्रव में आकार निश्चित नहीं होता, वो बदलते रहते हैं, जिस पात्र में रखोगे उस पात्र का आकार धारण कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर वही लिखा है, दे हैव डिफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप, ठीक है, याद रखना। और सेकंड पॉइंट है, कह रहा है अंतराणु दूरियां लघु होती हैं, यानी इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस एट शॉर्ट, यानी कि आर शॉर्ट, बहुत शॉर्ट होती है बेटा। मतलब अगर मैंने ये नमक का अणु बनाया, सरल भाषा में बताता हूं बेटा, नमक हमारे पास है, जैसे Na ने Cl के साथ बॉन्डिंग बनाई, NaCl ऐसे करके, तो फिर बनता है Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, और फिर बनता है Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। और अगर इन सब पे मैंने घेरा किया, गोले वाला घेरा कर दिया, तो क्या देखोगे, ये हमारे पास है, इनके बीच में इतना बढ़िया सा आकर्षण बना है, इतना अच्छा सा बॉन्डिंग बना होता है कि कहते हैं ना कि दूरियां ही नहीं है इनके बीच में, बहुत कम दूरियां होती है, शॉर्टेस्ट फॉर्म। देखो ध्यान से, इनके बीच में दूरियां बहुत कम होती हैं, मतलब एक सोडियम दूसरे क्लोरीन से इतना आराम से बंधा हुआ है, इतना तेजी के साथ बंधा हुआ है कि वो हटना ही नहीं चाहता उससे, मतलब इनके बीच में दूरियां बहुत लघु होती हैं, इसलिए इनके बीच में फोर्स बहुत तगड़ा लगता है। जैसे मम्मी और पापा का फोर्स आपके ऊपर लगता है, अगर पास हो मम्मी पापा के तो फोर्स बहुत तगड़ा लगता है, बॉन्डिंग इतनी अच्छी बनी रहती है कि पापा मम्मी बोलेंगे कि कहीं जाना है, नहीं जाना है, क्या चीजें, वो उनके सभी गाइडेंस को फॉलो करोगे, क्लियर। हाँ, तो यहां पर क्या होता है, इंट्रा, हाँ बच्चे ने कहा सर इंट्रामोलिकुलर फोर्स इज स्ट्रांग, एकदम करेक्ट बेटा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और यही चीज मैंने बताया तीसरा पॉइंट पे कि इनका बल जो है वो बहुत प्रबल होता है, यानी अंतराणु जो बल है वो बहुत प्रबल होता है, एकदम तेजी से खींचे रहते हैं मम्मी पापा की जोड़ी की तरह, और आपके ऊपर जो फोर्स लगता है, यानी सिंपल वर्ड है, एकदम तेजी से पकड़े रहेंगे मम्मी पापा और कहेंगे तुमको नहीं जाना, बदमाशी करोगे तो पिटाई होगी, बचपन में आपके साथ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो यही बात आपके ध्यान में रखनी है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स दूरियां लघु होती हैं, इसलिए वो आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, एकदम तेजी से सर बॉन्डिंग बनाए रहते हैं सर, क्लियर। ओके सर, तो अब मैंने बताया सर चौथा पॉइंट क्या है, तो लिखते हैं इनके अवयवी कण, सर अवयवी कण को बोलते हैं बेटा क्या, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें सर, अवयवी कण क्या हो सकते हैं, तो बेटा अवयवी कण जो भी होंगे वो होंगे एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन, यानी परमाणु, अणु अथवा आयन हो सकता है। अब कुछ बच्चे अटक जाते हैं सर परमाणु क्या होता है, सर अणु क्या होता है, तो मैंने उनके लिए एक बहुत प्यारी सी लाइन रखी है, मुझे लगता है वो आराम से समझ पा रहे होंगे। बेटा जब भी मैं परमाणु की बात करता हूं या जब भी मैं अणु की बात करता हूं तो भूलना नहीं, इन्हें क्या बोलते हैं सर, अगर आप इन्हें देखे होंगे तो इन्हें आप बोलते हैं बेटा एटम, इसे बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल्स। सर इसके बीच में डिफरेंस अगर बताना है तो बहुत आराम से कर सकते हो, मैंने बताया, जो बच्चे जानते हैं फटाफट से कमेंट सेशन में कमेंट करके लिखे जरा कि सर आपने ये बताया है हमें और हम क्या जानते हैं इसके बारे में। तो याद जानते होगे आप लोग, मैंने बताया था कि परमाणु जो होता है वो होता है बेटा बूंदी, और ये होता है अणु होता है जिसे बोलते हैं सर लड्डू, क्योंकि बूंदियों से मिलकर के लड्डू बनता है, आपने देखा होगा बूंदियों से मिलकर के लड्डू बनता है, और मुझे लगता है ये बात आपके दिमाग में डायरेक्ट हिट कर रही होगी सर, क्लियर, बहुत अच्छे से हिट कर रही होगी। सर बूंदी और लड्डू क्या होता है, अरे भाई आपने घरों में देखा होगा ऐसे ऐसे बूंदियां बनती, बूंदियां अलग अलग रहती हैं, अलग अलग ऐसे रहती हैं, लेकिन जब इनको मिला दिया जाता है बेटा, ऐसे ऐसे एकदम क्लोजली पैक्ड कर दिया गया, तो बेटा ये है लड्डू, ये क्या है बेटा लड्डू, ये लड्डू की संरचना, और ये सर अकेले अकेले है तो ये सब क्या होगा, बूंदी होगा। घरों में बूंदी खाया आपने,
कमेंट सेक्शन में लिखना सारा। आप लोग बूंदी खाए हो कि नहीं खाए हो? तो बूंदी जो होता है बेटा वो आपका क्या है, वो आपका परमाणु है, और जो लड्डू है आपका वो अणु है। सर समझा दीजिए और अच्छे से। तो देखो बेटा, अगर आपको और समझना है तो और अच्छे समझ सकते हो कि H हमारे पास एक परमाणु है, लेकिन इसी जगह पे एक H दूसरे H से मिल गया तो बन जाएगा बेटा H2। तो H2 बेटा क्या है, ये एक अणु है, मॉलिक्यूल्स है। क्लियर? समझ में आया सर? अगर मैंने इसी में और बताने का प्रयास किया तो बेटा और बता सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई दुविधा नहीं है। मान लो हमारे पास एक ऑक्सीजन है, तो जब एक ऑक्सीजन अकेला है तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन बोल दिया हमने। एक ऑक्सीजन का परमाणु अपने आप में, तो ये परमाणु है। अब एक ऑक्सीजन में दूसरा ऑक्सीजन मिल गया, यानी दो परमाणुओं से मिलकर के क्या होता है बेटा, अणु का निर्माण होता है। तो ये आपका अणु हो गया, ऑक्सीजन का अणु। सबको समझ में आया? हाँ, एक बच्चे ने कहा सर अकेले अकेले रहना, तो अकेले अकेले रहना परमाणु कहलाता है, साथ में रहना अणु कहलाता है। अब आप सोच लो कि क्या बनना चाहते हो। अकेले अकेले वैसे नहीं रहते, क्योंकि दूरियां है ना, तो दिक्कत हो जाती। साथ में रहने पर देखो क्या होता है, मतलब अपने साथ एक बॉडीगार्ड भी लेकर चलेगा, तो ये होता है अणु। अणुओं में भी कई तरीके से होंगे, समअणुक होते हैं, ठीक है, विषमअणुक होते हैं। समअणुक उसे कहते हैं जब अपने ही पार्टनर से जुड़ा हो, तो उसे बोलते हैं समअणुक। ठीक है, विषमअणुक उसे बोलते हैं जिसमें दूसरा भी पार्टनर उसके साथ सहयोग करे, तो विषमअणुक हो जाता है। जैसे अगर आपके पास सिंपल वर्ड में बताऊं तो आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना है, तो ये विषमअणुक हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन और ये। और अगर समअणुक की बात करें तो ओ के साथ बॉन्डिंग, तो इसे समअणुक कहेंगे। मतलब समझना ओवरऑल सर। क्लियर? तो परेशान नहीं होना है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है और पूरे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है सर, कि उनके अवयवी कण जो हमें मिल रहे हैं, उनके अवयवी कण जिनसे वो मिलकर बने होंगे, वो परमाणु, अणु अथवा आयन हो सकते हैं सर, की स्थितियां निश्चित होती हैं, एकदम फिक्स होती हैं, पता है ऐसे तरीके से अरेंजमेंट इनका होगा। ठीक है, और यह कण केवल अपने मध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन करते रहते हैं। यानी सिंपल वर्ड है, इनके बीच में जगह ही नहीं है घूमने की। ऐसा नहीं है कि आज हमने रखा, अगर ऐसा होता, सच बता रहे हैं, तो आज हम रिमोट रख के ये चले जाते हैं और कल को ये रिमोट गायब हो जाता, और लोग कहते हैं कि भाई कहाँ गया रिमोट। क्योंकि इनके बीच में अगर अणुओं के बीच में चालन होता, चलते रहते अणु, तो क्या रुकते? नहीं रुकते। एक अणु दूसरे अणु से भाग जाते, तो हो सकता है ये पिघल के गिर जाता, या हो सकता है ये भाग जाता, कहता हम ना रहेंगे यहाँ पर। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, इनके अणुओं के बीच में दोलन होता है, घूमते रहते हैं, लेकिन बहुत कम, ऐसा दोलन जो हमें दिखता ही नहीं है। क्लियर? समझ में आ रही बात? अब कभी कभी दोलन इतना ज्यादा होता है, किसी दोलन को समझाने के लिए मैं आपको समझा सकता हूं कि मान लो ये सड़क आपने देखी है, जो पुल आपने देखा होगा, तो पुल में ऊपर की तरफ से कोई गैपिंग नहीं दिखती है। ऊपर की तरफ से अगर आपने देखा होगा पुलों में, तो पुलों में कंकड़ी से मिलकर बनी होती है, तो इनके बीच में कहीं कोई गैपिंग नहीं दिख रही होगी। ऊपर से देखने पे ये पूरा का पूरा पैक्ड रहता है, लेकिन बेचा नीचे से देखोगे तो आपको गैपिंग दिखेगी और लगेगा कि नीचे बहुत सारा जगह छुटा हुआ है, और ऊपर से कोई आएगा बाहर तो गिर जाएंगे। ये इसलिए करते हैं, जो पुल बनाते हैं उसके बीच में गैपिंग इसलिए देते हैं क्योंकि उनको पता है कि ठंडक के मौसम में जो पार्टिकल है वो सिकुड़ जाते हैं, गर्मी के मौसम में प्रसार होता है। यानी गर्मी के मौसम में वो जो कण है इनके अंदर, जो कण है इनके अंदर कणों के बीच में होता है दोलन। ठीक है, ऑसिलेशन होता है, और इन्हीं दोलन की वजह से गर्मी जब इनको मिलती है तो इनके कण बौखला जाते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं, और घूमते घूमते कहता है चलो टहल के आते हैं। और जब टहल के आते हैं तो इनके बीच में जो गैपिंग है बेटा, वो ऐसे क्लोज्ड हो जाती है, भर जाती है। इसी कारण से नीचे वो गैपिंग छोड़ी जाती है, जिससे कोई पुल जब बनता है, कोई भी पुल बनेगा ऊपर सा बड़ा सा, तो नीचे गैपिंग इसलिए छोड़ी जाती है कि गर्मियों के मौसम में ये क्या है ना, इनके बीच में प्रसार होता, बहुत तेजी से फैलाव होगा, इनके कणों के बीच में प्रसार होगा, और जब गैपिंग रहेगी तो ये आपस में आकर के जुड़ जाएंगे। और यही कारण की वजह से, और ठंडियों में क्या होता है बेटा, ठंडियों में, ठंडक के मौसम में क्या होता है, यही कण जो है एकदम सिकुड़े से रहेंगे, ठंडा रहेगा तो एकदम पास पास बैठ रहे हैं, कहेंगे नहीं जाएंगे हम, इनमें दोलन कम हो जाता है, इनके अंदर दोलन का काम जो है वो कम हो जाता है, इसमें अधिक होता है। ये कण बहुत जल्दी यदि जिग 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 घूमते रहते हैं, तो इनमें घूमते रहेंगे तो फैलाव हो जाएगा तेजी से, इसीलिए होता है। और इनमें क्या है, कम हो जाता है, इसीलिए इनके बीच में गैपिंग आ जाती है, दूरियां आ जाती हैं। तो ठंडक के मौसम में कभी जाना,
और जाने समय आप पुल के नीचे देखना, तो नीचे से देखोगे तो ऊपर एक सीट से दूसरे सीट में जो आपका पैनल लगा उसमें देखोगे तो आपको बीच में गैपिंग दिखेगी। तो आप ये समझ जाना कि ठंडक के मौसम में अगर गैपिंग दिख रही तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? हाँ बेटा, ओके चलिए। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपको यहां समझाया बेटा, और यहां पर लास्ट में रखना होगा। मैंने कहा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन देखने होते हैं, फिक्स्ड पोजीशन, एक प्रकार का निश्चित पोजीशन होगा, एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट द देयर मीन्स पोजीशन, यानी मीन्स के पोजीशन पे ये ऑसिलेट करते रहते हैं। और लास्ट पॉइंट है एंड नॉट द लीस्ट, फिफ्थ पॉइंट जो आपका है वो असंपीड्य और कठोर होते हैं बेटा। असंपीड्य का मतलब क्या है? दे आर अनकंप्रेसिबल एंड रिजिड, इतने मजबूत होते हैं कि हम अगर कंप्रेस करें कि चलो भाई तुमको तोड़ दें तो हम तोड़ नहीं सकते। ठोस ऐसे होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। क्लियर? हाँ ठीक है, ओके बेटा। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके बेटा चलिए। तो अब अगर हम बात करें बेटा, जो हमने बताया है उसमें हम बात करें कि ठोसों का वर्गीकरण, यानी हम ठोस के वर्गीकरण पे बात करेंगे। ठीक है, ओके, सबको समझ में आ गया? ठीक है, यानी क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड के बारे में बात करें तो सॉलिड के क्लासिफिकेशन सर दो तरह से किए जा सकते हैं। दो तरह के मतलब क्या सर? एक होता है बेटा संघटक कण या ज्यामितीय के आधार पर, ज्यामिति समझ रहे हो, ज्योमेट्री जो भी देखने के लिए मिलती है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो बताया सर, अभी भूलना नहीं सर, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सर ने बता दिया है क्या होगा सर, वो होगा परमाणु होगा, या तो अणु होगा, या तो कोई आयन हो सकता है। ये सर ने अभी अभी तुरंत बताया आपको। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पे होता है, या तो आपका डायमेट्रिक जो कैरेक्टर है यानी ज्योमेट्री कैरेक्टर है उसके बेसिस पे भी हम ये चीज देख लेंगे। क्लियर? सेकंड जो होता है वो होता है संघटक कण और तथा आकर्षण के आधार पर, यानी एक कण दूसरे कण के बीच में कितना आकर्षण रख रहा है, कितने तेजी के साथ वो आकर्षित हो रहा है, इन सब के बेसिस पे देखने वाले हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। फिर वही बात, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल याद है ना, अणु होंगे, परमाणु होंगे, आयन हो सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी एक दूसरे के बीच में कितना तेजी से वो फोर्स लगा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इन सब के बारे में देखने वाले हैं। क्लियर? ओके बेटा, क्लियर? ओके, कोई दिक्कत नहीं, सब क्लियर होगा। तो अगर मैं बात करूं बेटा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में, मतलब पहला हमने बात किया है संघटक कण या ज्यामिति के आधार पर, तो हम इसके बारे में बात करें बेटा, तो एक तरफ हमने लिखा है बेटा प्रॉपर्टीज, जिसे बोलते हैं गुण, ठीक है, एक तरफ लिखा है क्रिस्टलीय, क्योंकि इसके प्रकार से ये दो तरह से ठोस होते हैं, जिसे बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, और एमार्फस सॉलिड उसे बोलते हैं, एमार्फस सॉलिड के अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो इनका कैरेक्टर जानना जरूरत है, इनमें अंतर जानना जरूरत है। अगर आपसे लिखने के लिए आ रहा है क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, तो आप इन सभी चीजों को लिख करके आप बता सकते हो सर इनकी निश्चित एवं अभिलाक्षणिक ज्यामिति होती है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर को लिख करके आप समझा सकते हो, बता सकते हो। मुझे लगता है वो चीज आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी और काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो आप लोग उस कैरेक्टर को भी देखते हुए और समझ सकते हो कि क्या सर क्या बात होगी, क्या चीजें समझ में आई। ठीक है, तो हमारी जो एग्जाम्स है उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। उसके एमसीक्यूज क्वेश्चन में भी बहुत धमाल मचा है इसने, और साथ ही साथ वैसे भी ये बहुत धमाल मचाता है, तो हम इन पे बहुत फोकस करेंगे, बहुत फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, चलिए आ जाइए फटाफट से सभी लोग, शेयर कर दीजिए तेजी के साथ। ठीक है, हाँ, क्योंकि आज ये फर्स्ट डे है ना, तो फर्स्ट डे में क्या एकदम रॉकेट की तरह उड़ा देंगे, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि वो गरीब से गरीब भी बच्चा पढ़ ले, उसी के लिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लाया गया। क्योंकि कहा है, खान सर की एक कोटेशन है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो इसीलिए वो कोई शिक्षा से कोई वंचित रह जा रहा है, तो ये कदापि नहीं हो सकता है खान सर के राज में, ये बात याद रखिएगा। और हम लोगों की पूरी टीम इसमें लगी हुई है। जो बच्चे एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, फीस या जो भी चीजें चल रही हैं उस पर नहीं हो पा रहे, उनके लिए डू नॉट वेरी, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद भी वो टॉपर बन सकते हैं इस सीरीज से जुड़ करके, जिसका नाम है टॉपर फैक्ट्री सीरीज। इस सीरीज में आपको वो सभी टॉपिक को टच किया जाएगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड से बेसिस पे है। अब देखिए कितना बेसिक से लेकर के हम चल रहे हैं, आपको ये नहीं देख रहे हैं कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। मैं ये बता रहा हूं ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, जो कि सोचने वाली बात है। ठोस द्रव गैस तो आपने 9th में ही पढ़ लिया होगा, बेसिक चीजें ही हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हमारी पूरी टीम आपके लिए है और आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए, चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। क्लियर? ओके, चलिए आ जाइए। देखिए, तो हमने बताया बेटा, एक तरफ हम लिखेंगे गुण,
एक तरफ लिखा है क्रिस्टलीय ठोस जिसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, दूसरी तरफ अक्रिस्टलीय ठोस जिसे एमार्फस सॉलिड कहते हैं। क्लियर? तो अगर हम इन बातों को बताएं तो मुझे लगता है आराम से आप क्लियर कर पा रहे हो। पहला कॉन्सेप्ट रहेगा सर ज्यामिति के बारे में, जियोमेट्री के बारे में। अगर जियोमेट्री के बारे में क्लियर, ज्योमेट्री के बारे में हम देखें सॉरी, तो इसकी निश्चित एवं अभिलाक्षणिक ज्यामिति होती है, यानी सर डिफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्री होती है, ज्यामिति होती है। एग्जांपल ऑफ NaCl। सर निश्चित क्या होता है? निश्चित का मतलब बेटा मान लो आपके पास नमक है, तो नमक का जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है वो NaCl पे बनता है। Na ने Cl के साथ बॉन्डिंग बनाई होगी तो बना होगा NaCl। ठीक, दूसरा पेयर जाता है वो Cl माइनस Na प्लस से, Cl माइनस Na प्लस से। तीसरा जो पेयर जाएगा वो Na प्लस से जाएगा, Cl माइनस से जाएगा, Na प्लस से, Cl माइनस से, ऐसे जाएगा। अगर मैंने कहा निश्चित ज्यामिति है, अगर मैंने बीच में सोडियम को पकड़ लिया और अगर मैंने सोडियम को पकड़ करके मैंने चारों तरफ देखा तो सर एक यहाँ क्लोरीन मिला, मुझे एक क्लोरीन यहां मिल गया, मुझे एक क्लोरीन यहां मिल गया, मुझे एक क्लोरीन यहां मिल गया, यानी सर इसमें देखोगे तो ये निश्चित है। ध्यान से देखिए, निश्चित दिख रहा होगा आपको, फिक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर? क्लियर? हाँ फिक्स दिख रहा है सर। तो यही बात यहां पर है कि सर इनका जो होता है एकदम फिक्स होता है बेटा, निश्चित होती है, निश्चित होती है एकदम से। मतलब किस तरह से अरेंजमेंट हुआ है, Na के बाद Cl आने, फिर NaCl आने, नीचे से Cl जाने, कितने अच्छे तरीके से इन्होंने बातें बताई हैं। तो यही है, निश्चित होती है। और एक अभिलक्षण के होते हैं। एक अभिलक्षण का मतलब Na के बाद Cl आना है और फिर Na के बाद फिर Cl आना है और Cl के बाद Na आना है, Cl के बाद Na आना है। इसी को तो बोलते हैं अभिलाक्षणिक। निश्चित एवं अभिलाक्षणिक इनके पास क्या होते हैं बेटा, ये जो है क्रिस्टलीय ठोस के गुण होते हैं। और अगर आ जाओगे एमार्फस सॉलिड जिसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस के जो गुण होते हैं बेटा वो आपको अच्छे समझ में आएगा। अनिश्चित ज्यामिति होती है जिसे बोलते हैं इरेगुलर, यानी कि शेप होगा। इनका जो कैरेक्टर होता है बेटा अनिश्चित ज्यामिति, यानी इनके निश्चितता की नहीं क्रम होती। जैसे हमारे पास रबर इसका एग्जांपल है बेटा। रबर अगर आप देखोगे, ठीक है, रबर आप देखोगे तो रबर जो आपका है बेटा, उस रबर में कोई निश्चिती नहीं रहती है। अगर ऐसा निश्चित रहता तो हम खींचते हैं फिर उसी शेप में आ जाते। हमने इनको खींचा तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अलग हुए, और अगर वो अलग हो गए तो अलग हो जाना चाहिए था ना, लेकिन वो फिर से उस पे मिल जाते हैं। इसीलिए एमार्फस सॉलिड सूडो सॉलिड के नाम से जाना जाता है, झूठा ठोस कहा जाता है। ये ठोस नहीं है, झूठा ठोस है, ऐसा कहा जाता है। और क्रिस्टलीय जो ठोस होता है ये परफेक्ट सॉलिड कहते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से। जैसे हीरा देखा आपने, हीरा, आप ऐसे हीरा की तरह चमकोगे ना, ऐसे हीरा की तरह है, ठीक है, क्लियर, ऐसे तरीके से। तो ये चीज आपके एग्जांपल से यहां पर और यहां पर। सर आगे बढ़ते हैं सर, क्लियर। चलिए अब आप देखेंगे अगर दूसरे गुण के बारे में बात करें, दूसरे पॉइंट के बारे में, तो सर दूसरा आपको क्या मिलेगा, गलनांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मुझे लगता है ये आप जान रहे होंगे, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं। अगर हम क्वथनांक की बात करें तो कहते हैं वो निश्चित ताप जिसपे कोई द्रव गर्म करने पे वाष्प के रूप में जाता है, उसे बोलते हैं बेटा क्वथनांक, ठीक है। और गलनांक वही है कि भाई जब गलन की अवस्था में आ जाए, पिघलना शुरू हो जाए, वो ताप, ठीक है, क्लियर। तो अगर मैंने क्रिस्टलीय ठोस में बात करूं तो सर इनकी निश्चित होती है और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं, यानी इनका पता है कि इतने ताप पे ये पिघलेंगे। जैसे हीरा जो है उसको मेल्ट करने के लिए कई हजार टेम्परेचर देना पड़ता, मुझे लगता है जहां तक आप गूगल करके देख लेना तो मुझे लगता है 1273 करके डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है। मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, बहुत तगड़ा टेम्परेचर देना पड़ता है। मतलब इनका निश्चित एक प्रकार से टेम्परेचर है। आपने नमक को देखा, एग्जांपल में नमक में बताता हूं सर। नमक में सब लोग मूंगफली भून लेते हैं, देखा आपने नमक में मूंगफली भूनते हुए। सर अगर निश्चित नहीं होता या कुछ अभिलाक्षणिक नहीं होता तो क्या मूंगफली भून लेते हैं? नहीं भून पाता, क्योंकि देखा होगा नमक को डालते हैं और मूंगफली भूनना शुरू कर देते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे भी वो नहीं वाष्प में बदलते। ये नॉन वोलेटाइल कैरेक्टर का होता है, अवाष्पशील कंपाउंड के रूप में देखने के लिए मिलता है। और अवाष्पशील कंपाउंड के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आपको देखने को क्रिस्टलीय ठोस जो कि पिघलते हैं एक निश्चित ताप पर अभिलाक्षणिक के साथ। बगल में आ जाओगे जिसे बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे एमार्फस सॉलिड कहते हैं बेटा। और एमार्फस सॉलिड की अगर हम बात करें तो उसमें आपको क्या देखना होगा, इसका अनिश्चित गलनांक और क्वथनांक होगा।
ताप के एक परास में, एक रेंज में धीरे धीरे नरम पड़ने लगते हैं। जैसे मान लो सपोज करो आपने एक पॉलीथीन को या एक रबर को गर्म करना शुरू किया, तो एक जगह से वो गर्म होगा, फिर धीरे 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 करके वो गर्म गर्म होकर के पूरे के पूरे पार्ट को जला देगा और खत्म करेगा। और धीरे धीरे करके सब मिलेगा, पीडीएफ वगैरह सब मिलेगा, फ्री में है बेटा, सब चीजें फ्री में। तो यहां मैंने वही बात लिखा है बेटा, इंटरमीडिएट जो है मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम बात करें सिंपल इमीडिएटली मेल्टिंग पॉइंट की बात करें एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो यहाँ क्या होगा, एक ओवरऑल रेंज में होता है बेटा, एक परास में होता है कि इतने रेंज के अंदर खत्म हो जाने हैं, इसके बाद नहीं जाने, इसके अंदर ही खत्म हो जाने। क्लियर क्लियर ओके बेटा, चलो ठीक है। अच्छा, तो अब आपको बात करें हम क्या, तीसरा पॉइंट जिसका नाम है विदलन गुण, जिसे बोलते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। ये बहुत जरूरी चीज होता है बेटा, क्लीवेज प्रॉपर्टी। प्रीति कह रही है, प्रीति कुमारी सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो बेटा पीडीएफ आपको जो मिलेगा वो हमने शुरू में ही बता दिया, फिर भी बता देता हूँ एक बार। मैंने कहा पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे साइंस बाय खान सर व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम बाय खान सर एप्लीकेशन, वहां जा करके आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना है। तो आ जाओ बेटा, यहाँ देखना बहुत अच्छी चीज यहाँ पर है कि विदलन गुण की बात करें सर तो क्या होगा, इनका स्पष्ट विदलन होता है, क्योंकि धारदार औजार से काटने पर नई जनित सतह चिकनी और एवं सपाट हो जाती है। यानी अगर हम इन्हें धारदार औजार से काट लिए तो जो नई सतह रहेगी वो एकदम चिकनी होगी और सपाट होगी। यानी सरल भाषा में बताएं बेटा, तो यहां पर लिखा है कि क्लियर क्लीवेज होगा, यानी एकदम स्पष्ट क्लीवेज होता है, एकदम स्पष्ट विदलन देखने के लिए मिलता है। अगर कट किया तो एकदम साफ साफ, एकदम क्लीन क्लीन सब देखने के लिए मिलेगा, खुदरा पर कुछ भी नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इनके जनरेट करते हैं सरफेस जो है स्मूथ एंड फ्लैटी सरफेस रहेगा, और कट करने पर ये क्या आएंगे बेटा, सॉफ्ट टूल के रूप में। अगर हम कट करेंगे तेज सॉफ्ट टूल्स में कट करेंगे एकदम तेज धारदार औजार से, तो ये एकदम साफ साफ देखने के लिए इसमें मिलेंगे, स्पष्ट रहता है, मतलब कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर आपने सरल भाषा में बता देना है मुझे, तो आपने अगर हीरा को देखा होगा बेटा, तो हीरा को अगर काटते हैं, मान लीजिए हीरा यही है, तो सपोज करो हीरा को यहां से काट दिया गया, तो जब हीरा अलग होगा, ठीक है, तो अलग होने के बाद ये क्या होगा, यहां से मान लो काटा गया सपोज करो, तो ये जो पार्ट है ऐसे, और ये पार्ट एकदम स्पष्ट दिखेगा, यानी एकदम साफ साफ, इधर वाला पार्ट इधर साफ, एकदम सॉफ्ट दिखेगा, एकदम स्पष्ट, ऐसे हाथ से टच करोगे आपको लगेगा क्या बात है सर। क्लियर ओके। अब यहां देखोगे तो इसे बोलते हैं अस्पष्ट विदलन, नई जनित सतह खुरदरी होगी बेटा। नई जनित सतह कैसी होती है, खुरदरी होती है बेटा। तो यानी कहने का मतलब मेरे ये है कि ये जो है, अगर आप देखोगे तो अस्पष्ट विदलन में नई जनित सतह जो होती है बेटा, वो खुरदरी देखने के लिए मिलती है। और अगर मैं आपको इस समझाऊं तो आप एकदम बढ़िया समझ पाओगे कि ये इन क्लियर, मतलब इनका जो स्पष्ट विदलन है वो नहीं, क्लीवेज जो है वो स्पष्ट नहीं रहता। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो जनित सतह होती है बेटा, वो रफ हो जाती है, खुरदरी, यहां पर खुरदरी देखने के लिए मिलती है, ठीक है? सरफेस जो होती है वो रफ हो जाती है, मतलब खुरदरी देखने के लिए मिलेगी, ये बात याद रखना सर। ओके ओके बेटा, चलिए अगर हम बात करें सर, अब हम जो पॉइंट ले रहे हैं 14 पॉइंट, जिसका नाम है शीतलन वक्र यानी कूलिंग कर्व। तो कूलिंग कर्व के बारे में अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं बेटा, तो आपको समझ में आएगा कि असतत वक्र होगा बेटा। असतत वक्र सर, असतत वक्र का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट कर्व, यानी कि ये जो कर्व होता है, ये जो ठोस का कर्व मैं बता रहा हूं, यानी जो शीतलन वक्र मैं बता रहा हूं, शीतलन वक्र का जो कैरेक्टर है वो एक ही सिनेरियो पे काम नहीं करता। टेम्परेचर के शीतलन का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर घटा 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 कर 0 डिग्री सेल्सियस से कम ले आना, ठीक है? क्लियर। तो अगर मैंने आपसे बताया बेटा, मान लो यहां कोई ताप रहा हो, सपोज करो मैं बार बार एग्जांपल लेता हूं बेटा, और मैं बहुत एग्जांपल लेता हूं, मुझे लगता है वो एग्जांपल मुझे अच्छा लगता है। मैं अगर जल की बात कर लिया, हालांकि जल जो है क्रिस्टलीय ठोसों में नहीं आता, फिर भी अगर मान लेते हैं हम कुछ देर के लिए, अगर आ भी जाए तो क्या ही दिक्कत है सर, है ना? हाँ, पदार्थ को सर काटा जा सकता है, पदार्थ में आपका ठोस भी आता है, ठोस को तो आप काट ही सकते हो, क्यों नहीं काट सकते, ठीक है? काट सकते हो, तो पदार्थ को काट ही रहे हो, ठोस आता है, ठीक है? क्लियर ओके, ठीक है इमरान। तो देखो क्या होता है, मान लो आपने
ताप दिया, जल को इतना ताप दिया कि वो वाष्प में चला गया और उसका 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया। अब वो घूम रहा है एटमॉस्फेयर में और धीरे धीरे घूमते 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 कह रहा है कि अब हम पृथ्वी पे आएंगे और ठंडे होना चाहते हैं, तो ठंडा करना शुरू किया। तो सर ये टेम्परेचर वो है जब वो एकदम टॉप पे है और फिर धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी जैसे उसने 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आया होगा, फिर वो धीरे धीरे करके 150 हुआ होगा, फिर 140 हुआ होगा, फिर 130 हुआ होगा, फिर ऐसे ऐसे करके वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद वो एक निश्चित रेशियो में आगे बढ़ेगा, मतलब 100 पे आकर स्थित, फिर धीरे 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 कुछ टाइम बाद, मतलब 1 से 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद वो धीरे धीरे करके अब फिर डाउन होना शुरू होगा। यानी ये जो है अवस्था फिर ऐसे करके डाउन होगी, यानी यहां से फिर ये डाउन होगा और डाउन होते होते अब कहां तक डाउन जाएगा बेटा, अब ये पहुंचेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। यानी जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे डाउन होता रहे, इसी को बोलते हैं असतत, कंटिन्यूअस नहीं है। ये जो अवस्था है जो आप देख रहे हो स्टेट है, ये टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ है, समय और ताप के बीच में ग्राफ है। यानी यहां पर आपके पास ताप है और यहां पर आपका समय है, तो समय बीतते बीतते जब तापमान कम होता जाएगा तो ये जो आपकी अवस्था है इसे बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। ये जो रेंज आपको देखने के लिए मिल रहा है इसे बोलते हैं बेटा अवस्था परिवर्तन, यानी चेंज हो रहा है हमारे पास, स्टेट चेंजिंग बोल सकते हैं, ठीक है, स्टेट चेंज, ठीक है, स्टेट चेंज हो रहा है, यानी ये अवस्था परिवर्तन हो रहा है यहां पर। यानी 160 से शुरू हुआ था, फिर 100 पे आके स्थिर होना शुरू किया, फिर ऐसे ऐसे करके 0 पे आकर अब स्थिर हो रहा है, फिर और अगर गर्म ठंडा करना जाओगे और कूल करोगे तो लास्ट में जाकर के अब वो 0 से भी माइनस में चले जाएंगे। तो इस तरह से इनका असतत वक्र होता है, यानी एकदम कंटिन्यूअस वक्र नहीं, ऊपर से आए यहां पर फिर देखो नीचे नीचे ऐसे करके आते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप यहां आ जाओगे तो इनका सतत वक्र होता है। यानी अगर आप किसी भी, सिंपल वर्ड बता रहे हैं, किसी भी कैसे पार्टिकल को जो कि आकृष्टीय ठोस है उसको आप अगर कूल करना चाहोगे, ठंडा करना चाहोगे, तो एक बार टेम्परेचर ऐसे डाउन करो, सीधे वो कर्व तक आ जाएगा। यानी इसमें देखोगे तो एकदम सतत है, कंटिन्यूअस है। अगर ऊपर से धीरे धीरे कम टेम्परेचर होता है तो एक निश्चित ताप पे कम होते होते नीचे पहुंच जाएंगे। इनका ही सतत वक्र होता है, ताप और समय के बीच में इनका वक्र एकदम सतत होगा, लेकिन इनका नहीं होता है। क्रिस्टलीय ठोस असतत वक्र नहीं होते हैं, बात याद रखना, ठीक है, असतत वक्र रखते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का सतत वक्र रहता है। बहुत जरूरी चीज है, बात याद रखना, ये एकदम भूलना नहीं। इनका कंटिन्यूअस जो है कर्व होता है, इसे डिसकंटिन्यूअस कर्व बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, क्लियर, ओके, हाँ, कर्व बोलते हैं बेटा। अब हमारे पास 5वां पॉइंट है जिसका नाम बेटा प्रकृति है, यानी नेचर की बात करें तो। अगर भैया हम नेचर की बात करें, आपको नेचर यानी प्रकृति के बारे में, तो पता है प्रकृति में क्या समझ में आएगा बेटा, इनकी प्रकृति वास्तविक ठोस होती है जिसे ट्रू सॉलिड कहते हैं। मैंने अभी शुरू में बताया था आपको, क्या बताया था बेटा, मैंने सिंपल वर्ड में बोला था कि क्रिस्टलीय ठोस एक्चुअल में ठोस होते हैं, पता चलता है सर ये ठोस है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें बेटा तो ये आभासी ठोस होते हैं, जिन्हें सुडो सॉलिड कहते हैं। देखो यहाँ लिखा है सुडो सॉलिड, सुडो मतलब होता है छद्म यानी झूठा, सुडो मतलब होता है छद्म यानी झूठा, ऐसा सॉलिड जो दिखने में सॉलिड लगे लेकिन सॉलिड नहीं है। जैसा पनीर देखा आपने, पनीर सॉलिड दिखता है ना, लेकिन आप दबाओ उसको, फिर उसी आकृति, फिर दबाओ ऐसे करें तो वो भी अपने आप में हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब, याद रखने वाली बात, समझने वाली बात है, जो रबर हमारे पास है वो हमारे पास आभासी ठोस हुए, क्लियर, लेकिन हमारे पास नमक हुए या क्वार्ज हो गया या बहुत सारे एलिमेंट, वो सब चीजें, ये सब जो है हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस होती है। मुझे लगता है ये बात आपके दिमाग में जरूर जा रही होगी बेटा, क्लियर भैया, ओके बेटा। चलो आगे देखते हैं बेटा। अगर हमने बात करी छठे पॉइंट पे, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट होता है। तो छठा पॉइंट क्या है, क्रिस्टलीय जो है ना कणों के जो व्यवस्थाओं में क्रम होता है, इनके मतलब एक कण दूसरे कण से किस तरह से व्यवस्थित है, यानी हम ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जैसे सिंपल वर्ड शब्द दो, एक पार्टिकल यहाँ है, ऐसे पार्टिकल अरेंज में ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे अरेंजिंग में घूम रहे हैं। तो यही मेरे कहने का मतलब है कणों का अरेंजमेंट कैसा है। तो कणों का अरेंजमेंट यानी दीर्घ परासी व्यवस्था, यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर है बेटा। यानी एक बार अगर नमक की सीट, आपने सिंपल वर्ड में बताया, मैंने भी था, और आप ये जानते होंगे बेटा कि अगर आपने कभी समुद्र के किनारे गए होंगे तो समुद्र के किनारे पर रहने वाले लोग, जैसे हम अपने गांव में रहते हैं, और अपने गांव में जो हम लोग का घर जहां पर है वो उसके बगल में खेते होते हैं, खेतों में गाटा बना लेते हैं और कहते हैं ये हमारा गाटा है।
लेकिन उसके बाद अगर आप समुद्र के किनारे जाओगे तो वहां पर भी लोग गाटे बनाते हैं, खेत बनाते हैं, और खेत बना के कहते हैं मुझ, यानी ये मेरा है। ठीक है, अब क्या होता है, समुद्र का पानी उसके अंदर बढ़ता है और वेपराइज होता है, वाष्प में जाता है और नमक का ढेर बन जाता है। नमक की एक दीर्घ परासी, ध्यान समझिए, दीर्घ परासी व्यवस्था की एकदम सीट बनती है, और उसी सीट को फिर तोड़ा जाता है और कंपनी वाले बेच कर लेके जाते हैं और अपना अपना नाम पेटेंट कराते हैं अलग अलग नाम के। क्लियर? तो उनकी दीर्घ परासी व्यवस्था होती है बेटा। लेकिन अगर मैं बताऊं तो इनकी व्यवस्थाएं जो होती है शॉर्ट होती है बेटा, लघु होती है, यानी लघु परासी व्यवस्था है। ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, यहां पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, बहुत दूर तक जाता है, यहां पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, यानी बहुत ज्यादा नहीं होता है इनकी परासी व्यवस्था, धीरे नजदीक में जाती है। अगर मान लो मैंने कहा सिंपल ऑर्डरिंग में एक पॉलीथीन बनानी है, पॉलीथीन की सीट बनानी है, तो बहुत ज्यादा लंबा सीट रहेगा तो बहुत ज्यादा टिकाऊ नहीं, वो बीच में अगर टेम्परेचर भी पड़ेगा और ताप पड़ेगा, दाब पड़ेगा, उन सबसे वो फट जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा लंबा सीट उसका नहीं बन सकता, एक रेंज में हम बना सकते हैं। अब ये नहीं कि हमने शुरू किया तो लंबा चौड़ा बना लिया, तो उस तरह के रेंज में नहीं हो सकते। क्लियर? ओके बेटा। अब हम बात करेंगे सर 7वां पॉइंट, जिसे बोलते हैं सर दैसिकता, एनिस्ट्रोफी। तो अगर हम दैसिकता की बात करें तो ये होता है सर विषम दैसिक, एक प्रकार के विषम दैसिक होते हैं बेटा, और ये होते हैं सर समदैसिक। समदैसिक और विषम दैसिक की बात करें तो इसे हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन सिंपल वर्ड में आपको मैं इतना समझा देना चाहता हूं कि अगर समदैसिक की बात की गई है, जैसे मान लो हमारे पास एक चटाई घर में आपने देखा होगा, या आपने देखा होगा कि जो ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा अपने घरों में, ये रबर के बने हुए रहते हैं, उनके ऊपर नरम नरम से क्या बने रहते हैं, बूंदी बने रहते हैं, बिंदियां बनी रहती हैं। अगर उन बिंदियों को आप देखोगे तो उन बिंदियों में एक बिंदी देखो, ऐसे मान लो ऐसे बिंदी बनी हुई है, पूरी की पूरी अरेंजमेंट है इनकी पूरे बिंदियों का ऐसे, तो एक बिंदी दूसरे बिंदी के साथ एकदम सेम समान तरीके से बनी होती है, एकदम सेम तरीके से समान तरीके से बनी होती है। इसी को बोलते हैं समदैसिक, यानी दिखने का नेचर समान होता है। दिखने का नेचर क्या होता है बेटा? समान होता है, इसी को बोलते हैं समदैसिक। अगर मैं बताऊं, जैसे मान लो यहाँ एक मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं घूमते घूमते और ऐसे घूम रहे हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे वो सब समान मिलेंगे, एकदम सेम। इधर से गए तब भी वही मिला, इधर से गए तब भी वही मिला, मतलब अंतर नहीं हो रहा है सर, कोई अंतर नहीं हो रहा है। चाहे आप ऊपर की तरफ जाओ, चाहे आड़ा तिरछा जाओ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सब समान देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर? लेकिन अगर आप सर इसमें देखोगे तो मान लो मैं आपको सरल भाषा में बता देता हूं, अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करोगे तो जैसे मैंने नमक के NaCl का बहुत डिस्कशन किया सर, Na+Cl- का, और मैंने कहा Cl- Na+, Cl- Na+, ये नमक की पैकेजिंग है, ये पूरा का पूरा पैकेजिंग नमक का ही है। ठीक है, Na+Cl-, ठीक है, Na+Cl-, ऐसे पैकेजिंग की गई। मैंने आपसे इतना बताया बेटा कि मान लो इस रास्ते से आप जा रहे हो, तो ये जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, आपके पास Cl मिला, क्या दोबारा Cl मिल रहा है? नहीं, Na मिल गया सर। Na के बाद क्या मिला सर? Cl मिला, यानी एक एक स्टेप पे अलग अलग चीजें। लेकिन सर आप इधर से जा रहे हो तो सर, इधर से जा रहे हो तो देखो Cl Cl Cl, यानी इस तरफ से जाने पर समान मिल रहा है, लेकिन इधर से जाने पर समान नहीं मिल रहा है। यही कैरेक्टर है विषम दैसिकता कहलाती है। यानी हम अगर ऊपर की तरफ गए तो हमें समान चीजें मिलनी चाहिए, साइड में गए तो समान मिलना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ हमारे पास समान नहीं मिल रहे हैं, सेम नहीं मिल रहे हैं, और ऐसे कैरेक्टर की वजह से ये विषम दैसिकता प्रदर्शित करेंगे, जिसे बोलते हैं विषम दैसिक। क्लियर? क्लियर हुआ सर? ओके सर। चलो, अगर आपने उदाहरण समझने तो उदाहरण बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, और मुझे लगता है ये एग्जांपल ध्यान में रखने होंगे आपको। क्या बेटा? NaCl यानी नमक होगा, KCl आपके पास सेना नमक होता है, पता होगा सबको फॉर्मूला। उसके बाद K2SO4 जिसे पोटेशियम आपका सल्फेट हो जाता है, फिर आपका हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज होता है बेटा। क्वार्ट्ज वो होते हैं जो नेटवर्किंग में यूज होते हैं। आपने सड़क किनारे या अलग अलग जहां देखोगे तो अंदर एक तार बिछाया जाता है, उसके अंदर कोई अंदर एक वायर बिछाया जाता है, ऐसे प्लास्टिक का, एक अंदर कोई वायर नहीं रहता है, उसके अंदर जो है ऐसे लेयर चढ़ाई रहती है क्वार्ट्ज का, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा? वाईफाई के सिग्नल्स भेजे जाते हैं अलग अलग जहां पर, तो वो जो है वो क्वार्ट्ज होता है। और सोना और चांदी, ये मैंने एग्जाम्पल में दिया, ये सब क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल्स हैं बेटा। लेकिन आप बगल में आ जाओगे तो यहां आपको क्या देखने को मिलेगा? जैसे कांच हो गया, प्लास्टिक हो गई, स्टार्च हो गए, रबड़ हो गए, PVC हो गए। PVC कोई नहीं जानता बेटा, तो PVC का पूरा नाम होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड।
पॉलीवाइनिलिक क्लोराइड, इसे बोलते हैं पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये कहाँ पाया जाता है भैया, आपको इतना अच्छे से पता होगा बाबू कि जो आपने घरों में पीवीसी यानी पीवीसी के लिए जो आपने पाइप लाई होगी, ऊपर से नीचे टंकी में पानी लाने के लिए पाइप लाते हो, या अलग अलग सेक्टर में पाइप लाया होगा, या आपने घरों में जो वायर का कनेक्शन लिया होगा, रोड से जो वायर आपके घरों में आते हैं उसके ऊपर वाला छिलका पीवीसी का होता है, या पानी की टंकी जो है ऊपर वाली जो नीचे आ रही वो भी पीवीसी की होती है, इसका नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। क्लियर। तो ये जो होता है बेटा वो भी एक प्लास्टिक का ही तो रूप है, वो आपका क्या होता है बेटा, अक्रिस्टलीय ठोस होता है, जिसे एमार्फस सॉलिड कहते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्रिस्टलीय ठोस आपने बताया, सर अक्रिस्टलीय ठोस बताया, दोनों में अंतर आपसे पूछा है तो लिख ले जाओगे, कितने लिए लिख ले जाओगे, फटाफट से बताना जरा आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करके बताओ कितने लोग क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को आराम से लिख लोगे, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड और ठीक है एमार्फस सॉलिड को बेहतरीन ढंग से लिख ले जाओगे। क्लियर, ओके सर, हाँ सर लिख ले जाएंगे, सबने बोला, बहुत अच्छे बेटा। तो अगर आप लिख ले जाओगे तो अब आपसे प्रश्न आता है समदैशिक विषमदैशिक, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम इस पे बात करेंगे, और आ जाओ इस पे बात करते हैं। एक तरफ मैंने लिखा है समदैशिक, दूसरी तरफ लिखा है विषमदैशिक। एक इसे बोलेंगे आइसोट्रॉपिक, और अगर आप बोलोगे तो इसे बोलेंगे एनी आइसोट्रॉपिक, याद रखना सर, आइसोट्रॉपिक, और इसे बोलेंगे एनी आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक बोल सकते हो, ठीक है, एन आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक एंड एन आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है समदैशिक, दिशाएं समान, दैशिक मतलब होता है दिशाएं, दिशाएं समान, डायरेक्शन सेम। क्लियर। इसमें देखोगे तो एन लग गया तो अपने आप में क्या है, वो दिशाएं समान नहीं होंगी, तो इसीलिए इसे भेज देते हैं विषमदैशिक। तो अगर समदैशिकता, और याद होगा सर, आपने भूला नहीं होगा, मुझे लगता है 100% याद होगा, अगर नहीं याद है तो पीछे देख लो, ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और ये अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, यानी यहाँ पर जो विषमदैशिक है वो क्रिस्टलीय ठोस होता है, यानी यहाँ पर जो है याद रखना विषमदैशिक जो है वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्या होता है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और इधर आ जाओगे तो ये जो होते हैं बेटा, याद रखना इसका एग्जांपल मैंने बताया अक्रिस्टलीय ठोस, इसे बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, भूलना नहीं सर, ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस। क्लियर, जिसे क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड के रूप में देखने के लिए मिलेगा। क्लियर, ओके बेटा। चलो अब ध्यान से देख लो, मैंने जो बताया समदैशिक क्या होगा, समदैशिक उसे बोलते हैं बाबू जैसे यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में गुण एक समान हो, ठोस समदैशिक एवं गुण समदैशिकता कहलाता है। यानी सर, यानी भिन्न भिन्न दिशाओं में जो भी आपने दिशा बनाई है, दोनों दिशाओं, मतलब मान लो हमने यहां ऐसे कुछ बनाया, ऐसे ऐसे कुछ बना दिया मैंने, ठीक है, ये अणु परमाणु आयन यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो मैं बना रहा हूं। अब मान लो आपने भिन्न भिन्न दिशाओं में, एक दिशा ऐसे आपने भ्रमण किया, एक दिशा ऐसे भ्रमण किया, तो भिन्न भिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में, यही बात लिखा है, भिन्न भिन्न दिशाओं में गुण एक समान रहे। इधर से आप गए जो चीज वही चीज आपको इधर में मिला, इधर से आप गए जो चीज उधर चीज आपको मिला, यानी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स होने चाहिए दोनों पार्टिकल्स सेम है। और सेम होने वाले कैरेक्टर को क्या बोलते हैं बाबू, अगर आप ध्यान से देखें तो उसे बोलते हैं समदैशिक, दिशाएं समान, समदैशिक दिशाएं समान, ठीक है। आइसोट्रोपिक यहीं पर लिखा है इफ द प्रॉपर्टीज आर द सेम इन ए डिफरेंट डायरेक्शन, जिस किसी डायरेक्शन से जाओगे उस सभी डायरेक्शन में सेम कैरेक्टर आएगा, इधर से गए समान, इधर से भी गए समान, तो देखा द सॉलिड इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक, ये जो ठोस होगा उसे बोलते हैं आइसोट्रोपिक। क्लियर। परंतु अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो गुण है वो कहलाता है समदैशिकता, याद होगा सर, लिखा एमार्फस, जो है एमार्फस सॉलिड एग्जेबल जो है होमोजीनस, यानी ये बेटा जो है वो सम लैंगिकता प्रदर्शित करते, सम मतलब समान, जैसे होमोजीनस मिक्सचर था ऐसे ही बात कर रहा है, ये समान हो जाएगा बेटा। क्लियर, समान एकदम देखने को मिला, मतलब इनका देखो ना, इनका साइज वगैरह सब चीजें समान होती। रबड़ में आपने देखा होगा, रबड़ में कहीं परिवर्तन होगा नहीं, रबड़ में जहां से भी जाओगे उधर से मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, अलग कुछ नहीं मिलेगा।
इनमें कोई अंतर नहीं होता। लेकिन सर अगर इसमें आ जाओगे विषम दैसिकता में, तो विषम दैसिकता में अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो आपको एक बात समझ में आएगा कि यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हो तो ठोस विषम दैसिक कहलाता है और ये गुण विषम दैसिकता कहलाता है। और ये बात मैंने अभी भी बताई बेटा कि आपके पास नमक के क्रिस्टल होते हैं, नमक का क्रिस्टल Na के साथ Cl बनता है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ऐसे करके आपके चार्ज बनते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बनाऊं तो बन सकता है Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, ऐसे करके बन सकता है। दूसरा अगर मैं इस सीट में फिर से बनाऊं तो यहाँ बन सकता है Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इस तरह से आपका पैरेलल चेन बनता है। अगर आप इस डायरेक्शन से जाओगे ऐसे करके, तो इस दिशाओं में देखो तो यहाँ Cl मिल रहा है, यहाँ Cl मिल रहा है, यहाँ Cl मिल रहा है। इस दिशा से जब गए तो Cl समान मिल रहा है, मतलब जितना Cl है सर सब मिल रहा है। लेकिन सर आप इधर से चले गए तो आपने Cl पाया, फिर Na मिल गया, फिर Cl मिल गया, यानी यहाँ पर ना एक Cl नहीं मिल रहा है, जिस Cl को मिलना चाहिए वो सेम Cl नहीं मिल रहा है। तो इसी प्रोसेस को विषम दैसिकता कहेंगे बेटा। कहने का मतलब यही पर बता रहे हैं सर, ये भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न गुण रखते हैं। इधर से जाने पे कुछ गुण अलग बना होगा, इधर से जाने पर इनका गुण कुछ अलग अलग मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? बहुत डिटेल में समझना, ये डिटेलिंग है आपको समझने के लिए। मुझे लगता है ये चीज पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैंने यही लिखा है जो है आइसोट्रोपिक कैरेक्टर में मैंने बता दिया है, इफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी इज द डिफरेंट डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में जाओगे उस सभी डायरेक्शन में अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर क्या है, द सॉलिड इज कॉल्ड एन आइसोट्रोपिक, ये सॉलिड जो है वो एन आइसोट्रोपिक कहलाएगा। एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एनाइसोट्रोपिक। याद है, क्लियर हो रही बात? तो याद रखना होगा। और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होगा, एक्सेबल जो होगा एनिसोट्रोपिक, यानी ये विषम दैसिक प्रदर्शन करते हैं, अलग अलग दैसिकता विषम तरह के देखने के लिए मिलेगी। ओके, क्लियर हुई बात है? तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है बेटा, वो क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को बहुत ही बेहतरीन शब्दों में समझा, समदैशिक विषम दैशिक को बेहतरीन शब्दों में समझा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस जब हम लोग की आएंगी, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे संघटक कणों के आकर्षण बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को, वो आयनिक ठोसे, बहुत सारे ठोसेस देखने के लिए मिलेंगी, और उन सभी कॉन्सेप्ट को समझते हुए एमसीक्यूज क्वेश्चन को, थ्योरीज को, हर चीजों को समझेंगे। ये पहला क्लास था, हम लोग प्रयास करेंगे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम लोग के पास हैं उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को आपके लिए डिलीवर्स किया जाए बेहतरीन टर्मों के साथ। तो मुझे लगता है आज की ये क्लास, टॉपर फैक्टरीज की ये क्लास आपको अत्यंत अच्छी लगी होगी, और अगर ये बहुत अच्छे से समझ में आई और आप इससे कुछ ना कुछ क्या हो लाभान्वित हुए होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये क्लासेस शेयर कीजिए, जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आप चाहते हो कि अभी से पढ़ करके टॉपर बने, तो उसके लिए फैकल्टी आपके लिए लगी हुई है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहाँ पर, और आराम से आप चीज़ों को समझ सकते हो। मुझे लगता है आज की क्लासेस आपको समझ में आई। कैसा लगा अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।